नमस्कार दोस्तों। आज 8 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो है आरबीआई गोज स्लो ऑन रेट्स लिमिट इंक्रीजेस टू 35 बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स क्या है इसके बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप इस नए चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगता है ये चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। लाइक तो ज़रूर ही कर लें ताकि हमें पता चल सके कि आप हमें लाइक करते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे बनाने को उत्साहित होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। आरबीआई गो स्लो ऑन रेट है ना, 35 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या होता है पहले ये आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी मान लीजिए 7% है ना, तो 7% में जो 1% है, मान लीजिए 7 में 1% घटा दिए तो 6 बच जाएगा। तो जो ये 1% है ये 100 बेसिस पॉइंट के बराबर होता है ना, 100 बेसिस पॉइंट्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि 0.35 जो है वो प्रतिशत बढ़ा दिया गया है ना। इसको परसेंट से नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर अर्थ अलग हो जाता है, इसलिए हम बेसिस पॉइंट से लिखते हैं। तो 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.25 कर दिया गया है ना। इसका मतलब क्या है कि अब जो रिजर्व बैंक से जो अन्य बैंक ऋण लेंगे उसको ज़्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ेगी। अब ज़्यादा ब्याज दर का मतलब है ऋण कम लेंगे। अब यहाँ पे समझो कि आपको लगेगा कि अरे इतना थोड़ा सा तो बढ़ाया है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, इतना थोड़ा सा तो बढ़ाया है। अब ये समझो कि आप 100 रुपया ले रहे हो तो आपको हो सकता है 35 पैसे का मामला हो, लेकिन आप 1,000 रुपया ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 रुपया है ना। लेकिन आप समझो कि जब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ है ना, 100 करोड़ 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ ले रहे हो तब कितना पड़ेगा। तो इसमें हम आदि पॉइंट यहाँ से करते हैं 3 है ना, 3 में हम पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तो आ जाएगा है ना यहाँ पे और 7 जीरो लगा देंगे ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3.5 करोड़ का मामला बनेगा। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है ना। 1,000 करोड़ में 3.5 करोड़ का मामला है तो बहुत बड़ा मामला है। तो इससे क्या होता है कि महंगाई मतलब नियंत्रण में रहती है, क्योंकि लोग बाजार में पैसा कम आता है। बाजार में पैसा कम आता है इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। तो पैसा जब कम हो जाएगा, जब आपके पास पैसा कम होगा तो क्या करेंगे, आप सामान कम खरीदेंगे। और इसी के कारण से ऐसा किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ताकि महंगाई में नियंत्रण पाया जा सके है ना। तो ये आपने समझ लिया होगा बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में। तो इस प्रकार से आप जब भी देखें इस तरीके की चीज़ों को तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिजर्व बैंक, अभी इसका उल्टा होता है रिवर्स है ना, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बैंक पैसा जमा कराते हैं आरबीआई में उसके बाद जो वो इंटरेस्ट देता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वो पेज नंबर 5 पे है। जो पेज नंबर 5 पे है वो है कि इसरो ने इंक्स एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टेब्लिश स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क है ना। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एमओयू विथ सोशल अल्फा, ये मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू लॉन्च स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, इसी के बारे में बात की है। SPIN is India's first dedicated platform for innovation, curation and venture development to burgeoning स्पेस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। जो हमने आपने देखा होगा कि अभी जो हम क्या कर रहे हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अंतरिक्षीय व्यापार में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और इस दिशा में प्राइवेटाइजेशन को बहुत महत्व दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में भी भारत अच्छा खासा आय जनरेट कर सके, है ना। इसी पे स्पेस टेक के साथ इसरो ने वो किया है, क्या किया है, समझौता किया है। किस चीज़ के लिए? तो लॉन्च स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के लिए, ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज है वो है बिम्स्टेक एज की टू ए न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। बिम्स्टेक आपको पता होगा कि क्या है इसका नाम, फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, नहीं पता है पक्का? तो आपको यहीं पे दिखाते हैं हम, यहाँ पे होगा ही ये है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका, है ना। इसी को मिला के जो कहा गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसको बिम्स्टेक कहा गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बिम्स्टेक में सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, नहीं तो ये क्या बन जाता? सार्क, जिसकी बात यहाँ पे की गई है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। तो बिम्स्टेक एज टू की ए न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर, है ना। अब इसमें क्या है कि सार्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू भारत नहीं देता क्योंकि पाकिस्तान उसमें है ना, और इसके लिए इसको बढ़ाया जा रहा है ना, बिम्स्टेक को। तो इसी के बारे में जानना है, दोनों की तुलना करनी है आपको, जो दोनों में कौन से देश हैं, किन प्रकार के समझौते हैं, बिम्स्टेक से भारत को किस प्रकार का लाभ मिल सकता है, ये आपको तुलना करनी है और यहाँ से आपको डिटेल्स जान लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 7 में, यूक्रेन रसिया वार रेज ऑन रिफ्यूजी पाइल अप, है ना। ये ध्यान रखिए कि यूक्रेन और रसिया के जो बीच युद्ध हो रहा है उससे जो रिफ्यूजियों की संख्या बढ़ेगी और विश्व एक बार फिर से शरणार्थी की समस्या से जूझ रहा होगा। आपने ये ध्यान दिया होगा कि आज जो यूक्रेन में जितना मतलब क्षति पहुंची है वो 100 ईयर्स में भी पूरी नहीं होगी, 100 ईयर्स उसमें भी पूरी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि 100 साल पीछे चला गया यूक्रेन। ऐसे रिबिल्ड करने में कम से कम मतलब कितना भी हो तो 20 से 25 सालों का समय तो लगेगा ही लगेगा, यदि सभी देश सहायता करें तो। अब इससे क्या होगा कि 15.8 यूनियन यूक्रेनियन have been externally displaced with majority of them being human, है ना। तो 15.8 मिलियन मतलब 1.58 करोड़ लोग जो हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, बाहर ही गए हैं, बाहर शरण लेने वाले हैं। तो अब इसको पसंद करें तो आप समझिए कि यूक्रेन जो कि सूरजमुखी, है ना, सनफ्लावर के तेल का बहुत प्रमुख उत्पादक था, वीट का बहुत प्रमुख उत्पादक था, या कई प्रकार के अनाज होते थे जिनसे यह पूरे विश्व को निर्यात करता था। अब पहली बात तो ये कि इसका जो निर्यात है वो खत्म हो चुका है ना, निर्यात खत्म हो चुका है। दूसरी बात ये, यह विश्व के अनाज क्षेत्र में इतना जो निर्यात होता था बहुत हद तक 15% के करीब गेहूं का निर्यात करता था पूरे विश्व के कुल निर्यात का, अब 15% निर्यात तो खत्म हो चुका है, साथ ही साथ इतने लोगों का बर्डन भी दूसरे देशों पर आ पहुंचेगा, है ना। 1.60 करोड़ मतलब 160 लाख लोगों का बर्डन भी दूसरे देशों पे आएगा। तो एक तो अनाज कम हो गए हैं, है ना, और दूसरा बर्डन भी आ गया। तो ये समझिए कि किस हद तक मतलब सिचुएशन खराब होगी, है ना। महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि 15% कम हो गया। हम मांग आपूर्ति की बात करें तो जितनी मांग है उतनी आपूर्ति यदि है तो क्या होगा कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, बराबर है तो। लेकिन यदि मांग बढ़ गई और आपूर्ति कम हो गई तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। अब ये समझिए कि यहाँ पे 15% कम हो जाएगा और 1.60 करोड़ लोग और बढ़ जाएंगे या
एक तरीके से आश्रित हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, और इसी के कारण से मंदी की आशंका 2023 में जताई जा रही है। तो इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद है यूजीसी फॉर्म पैनल टू वर्क ऑन टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेजेज, है ना। यहां पे हम देखते हैं यहाँ है यूजीसी फॉर्म पैनल, है ना, पैनल एक बनाया गया है टू वर्क ऑन टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेज, है ना। तो चेयरपर्सन एम जगदेश कुमार मेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटरनेशनल पब्लिशर फॉर ए पार्टनरशिप टू ट्रांसलेट अंडर ग्रेजुएट कोर्स मटेरियल एंड ऑफर इट अफोर्डेबल प्राइसेस इन डिजिटल फॉर्मेट, है ना। तो इसी के कारण जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो जो किताबें हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट कराने की बात करी जा रही है। अब इसमें से कौन से रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम विली इंडिया, स्प्रिंजर नेचर, टेलर एंड फ्रांसिस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, है ना, कैनेज इंडिया, मैग्रॉ हिल इंडिया वेर पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन मीटिंग कॉल्ड यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदेश कुमार, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है एक तरीके से इनको जो कराया जाएगा, द कोर्स बुक विल बी ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेजेज सच एज तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिशा, बंगाली, असमी, पंजाबी, हिंदी एंड उर्दू, ये जो है लैंग्वेजेज इनमें ट्रांसलेशन कराया जाएगा। तो आप ये देखो कि हम एक तरीके से धीरे धीरे बीकॉम, पीएससी जो कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती थी, इनका ट्रांसलेशन भी या इनका भी अच्छा अनुवाद हम इनसे करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम देसी भाषाओं को फिर से बढ़ावा देंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अब हम एक विकासशील देश बन तो गए हैं, साथ ही साथ हम एक औद्योगिक देश बनने जा रहे हैं, और जो भी कंपनियां आएंगी तो वो स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, और स्थानीय लोगों को रोजगार स्थानीय भाषाओं में देने पे या स्थानीय भाषाओं पे देने पे वो ज़्यादा समझ विकसित कर पाएंगे। इसके कारण से उन्हें स्थानीय भाषाओं में या उनके इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषाओं में देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है प्लान टू इंस्टॉल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 टू कॉस्ट 2.44 ट्रिलियन, है ना। इसी में है पेज नंबर 12 में ही, प्लान टू इंस्टॉल 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 टू कॉस्ट 2.44 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन रुपीज, सॉरी, है ना, इतना खरब रुपीज लगेगा। तो इंडिया प्लान टू इंस्टॉल 500 गीगावाट एनर्जी, इतना करोड़ रुपया, 2.44 लाख करोड़ रुपया या है ना, को कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। आप इसको जरूर देखिएगा, CEA कैसे कंस्टिट्यूट है, किसके तहत काम करता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और हमारा क्या लक्ष्य है, तो हमारा एक लक्ष्य है कि 500 गीगावाट हमें 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का करना है ना। तो ये एक आंकड़ा था थोड़ा सा, और इसको समझ लीजिएगा। थोड़ा और भी आंकड़े इधर दिए गए हैं तो आप इसे देख लेंगे, है ना। उसके बाद है इंडिया प्लान्स टू बिल्ड मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, है ना। अब भारत जो है इंडिया प्लान टू बिल्ड मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। हम जान रहे हैं कि हमें हमारी ऊर्जा जरूरतें अब धीरे धीरे बढ़ रहेंगी, क्योंकि हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या FDI पे या फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तो हमारे ऊर्जा जरूरतें, एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसके कारण से ये पावर प्लांट की बात की जा रही है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एनर्जी, द गवर्नमेंट सेड ऑर्डिनेंस, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड न्यू साइट फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट गिवन फाइनेंशियल टू हैवी वाटर रिएक्टर लगाए गए, है ना, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो इसको आप देख लेना है। और हमारे यहाँ एक चीज और देखना है कि कितने प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं भारत में कितने प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, इसको आप देखिएगा। 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार में 2 लगा दिए गए हैं, ठीक है, 2 लगा दिए गए हैं,
और तीसरा अभी प्रायोगिक चरण में है, तो आप इनको देख लीजिएगा और इसे लिख के भेजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर से एक बार कहता हूँ, यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।